चलाते हैं, जिसका यूज न्यूमेरिकल्स में भी है और कॉन्सेप्चुअल में भी है। लिखा हुआ है प्रूव दैट E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dt। E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, V पोटेंशियल है, R डिस्टेंस है। dV ओवर dr को बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, जिसका एक नाम और भी होता है, इसका एक और नाम होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। जब भी ग्रेडियंट वर्ड लगेगा जिसका मतलब होगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस होगा। तो मुझे प्रूव करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। और लास्ट में हम लोग प्रूव करने के बाद ये भी पढ़ेंगे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन। ये जो नेगेटिव साइन आया है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो उसको करते हैं। तो प्रूव करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। डायग्राम दिख रहा है, O पॉइंट पे प्लस Q चार्ज रखा है, डिस्चार्ज का सोर्स चार्ज, ये एक सोर्स चार्ज है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट्स हैं A एंड B, और मुझे टेस्ट चार्ज Q नॉट को A से B तक लेके आना है। यू विल हैव टू डू वर्क करना पड़ेगा। तो बस हम लोग कैलकुलेट करेंगे वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम A टू B। अब इस अगर सपोज करेंगे A पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखा है तो इस पे रिपल्सिव फोर्स F इक्वल टू Q नॉट ही लग रहा है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करने के लिए निकालते हैं वर्क डन टू ब्रिंग टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम A टू B, दैट मीन्स WAB। So we know that work equal to force into displacement, F into S होता है, F into ds समझ सकते हैं, इसको F into dr, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, dr डिस्प्लेसमेंट A से B तक का हुआ है। अब ये फोर्स कितना है, फोर्स देखते हैं Q नॉट E है, तो यहाँ पर रख देते हैं Q नॉट E डॉट dr। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि जो Q नॉट E है और जो dr है दोनों 180 डिग्री बनाएगा, तो इसको हम 180 डिग्री लिखेंगे। तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का, कि जब डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड रखते हैं, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड रखते हैं, सेकंड का मैग्नीट्यूड रखते हैं, और क्या रख देते हैं कोसाइन ऑफ एंगल, तो इसका कोसाइन ऑफ एंगल 180 डिग्री। यहाँ पर अलग से देख लेते हैं, यहाँ पर जो लगा हुआ है वेक्टर A डॉट वेक्टर B, इसका फॉर्मूला होता है AB cos थीटा। A is the magnitude of A vector, B is the magnitude of B vector, and theta is the angle between A vector and B vector। उसी तरीके से यहाँ तय किया, Q नॉट E वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हो गया, dr वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, और इन दोनों के बीच का एंगल। एंड वी नो दैट cos 180 is -1, तो -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस साइन बना जाएगा। तो ये हो गया वर्क डन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब एक तरीके से वर्क डन और कैलकुलेट कर सकते हैं, मूव चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी होता है मूव चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट में PD लिखते हैं। तो मूव चार्ज कितना है, कौन सा चार्ज मूव किया है, Q नॉट टेस्ट चार्ज मूव किया है, कहां से कहां मूव किया है, A टू B मूव किया है, तो इसको हम लिखेंगे BB माइनस B। अब एक चीज यहां पर देखते हैं, हम लोग थोड़ा एज्यूम करते हैं, सपोज कर लेते हैं B पे पोटेंशियल जो है वो V है, तो फिर A पे पोटेंशियल क्या होगा। जब हमने देखा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती है पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो हम एक पॉइंट पे पोटेंशियल मान लेते हैं कितना कम हो गया है, dV पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो कर गया है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस बढ़ेगी तो कम कर जाएगा, क्योंकि dr डिस्टेंस पे देखेंगे कितना कम हो गया, तो dV कम हो गया है, ये हमने मान लिया। तो हम इसको वैल्यू लिख देते हैं VB, B पे पोटेंशियल कितना है V, माइनस A पे पोटेंशियल कितना है देख सकते हैं V माइनस A। अब इस माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे
और इसे सॉल्व करें। क्यू नॉट वी, अब इस माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वी प्लस डी वी। यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस वी, और जब यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस डी वी, और वी हो गया कैंसिल। तो ये आ जाएगा क्यू नॉट डी वी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 डब्ल्यू ए बी निकाला है, लेकिन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। इक्वेशन 2 में जो वर्क डन निकाला है वो मूव चार्ज के पोटेंशियल डिफरेंस से निकाला है। सेम वर्क डन ही है ए टू बी, तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं। इक्वेट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ये कितना है हमारा, माइनस डी नॉट टी डी आर इक्वल टू क्यू नॉट डी, दोनों तरफ से क्यू नॉट कट हुआ, और जब सॉल्व करेंगे बचा कितना है, माइनस ई डी आर इक्वल टू डी वी। सो ई इक्वल टू डी आर से डिवाइड जाएगा, डी वी ओवर डी आर, और ये नेगेटिव साइन वैसे यहाँ है, आप चाहे इसको यहाँ लगा सकते हैं। मेरे पास देखते हैं कि ये फॉर्मूला प्रिपेयर हो गया है। ई इक्वल टू हमारा डी वी अपॉन डी आर, ये प्रूव करना है। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो इसको ऐसे लिखा जाता है, ई वेक्टर इक्वल टू माइनस वी बी ओवर डी आर वेक्टर। दिस इज द वेक्टर फॉर्म। And here dV by dr is the potential gradient. It means changing potential with respect to distance. अब यहाँ पे significance क्या है ये मुझे देखना है। तो पहला तो हम लोग ये लिख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेटमेंट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट बना देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। दूसरा एक इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन। हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट in the direction of electric field potential decreases. In the direction of electric field potential decreases. ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, या ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो होगी जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा हो। अब इस डायग्राम में देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्योंकि पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड। तुम देख रहे हो कि ए पे पोटेंशियल, बी पे पोटेंशियल बी माना है, और ए पे पोटेंशियल बी माना है, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। थोड़ा इसको एक अलग से पॉइंट से समझ सकते हैं हम लोग। यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज बना दिया, और यहाँ पे हम लोग 3 पॉइंट बना देते हैं, ए बी सी, और एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, यहाँ पे भी 3 पॉइंट बनाते हैं, ए बी सी। अब अगर ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज तो डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की रेडियली आउटवर्ड, ये डायरेक्शन होती है। नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए इनवर्ड। अब आपसे पूछा जाए कि इनमें ऑर्डर लिखना है कि किस पे पोटेंशियल, किस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा और कम हुआ, सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पे लिखेंगे। तो अभी मैंने देखा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो पोटेंशियल डिक्रीज करता जाएगा, मतलब ए पे सबसे ज्यादा होगा, बी पे और कम, सी पे और कम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, राइट साइड। तो ए पे ज्यादा है, बी पे और कम, सी पे और कम, मतलब बी ए इज ग्रेटर देन बी बी ग्रेटर देन बी सी। तो ये किसके लिए हो गया, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। नेगेटिव पॉइंट चार्ज पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होती है, और बोला गया है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। इसका मतलब है सी पे सबसे ज्यादा होगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और बढ़ेंगे और कम हो जाएगा, ए पे और कम होगा, तो सबसे ज्यादा किसको होगा, सी पे होगा। तो BC इज ग्रेटर देन BB इज ग्रेटर देन BA। तो बस इस पॉइंट को याद रखना है। Now my next lecture, equipotential surfaces। नाम से क्लियर है
अगर इसको हम लोग तोड़ दें, इक्वी पोटेंशियल, इक्वी मींस इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, तो क्या मतलब हुआ कि ऐसे सरफेसेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, दैट सरफेसेस आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। फर्स्ट पॉइंट मैंने नोट किया है, द सरफेस ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, ऐसा सरफेस जो कांस्टेंट पोटेंशियल का, जैसे कि अगर हम ये मान के चले कि ये जो डस्टर का जो ऊपर वाला प्लेन है ये अगर 6 वोल्ट का है तो इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल 6 वोल्ट ही होगा। सेकेंड पॉइंट एनसीईआरटी में इसका डेफिनेशन है, वही डेफिनेशन हम आपको बताते हैं। An equipotential surface is a surface with constant value of potential at all points on the surface. Third point is also important. The equipotential surface may be the surface of charged body or surrounding the charged body. तो equipotential surface में ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो क्या हो सकता है, या तो खुद चार्ज बॉडी का सरफेस हो सकता है या उसके सराउंडिंग में हम लोग बनाएंगे वो हो सकता है, मतलब फ्री स्पेस में भी हो सकता है, और या कह सकते हैं कि खुद चार्ज बॉडी ही हो सकती है, जैसे कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। तो जो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है वो खुद में इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कैसे देख सकते हैं कि जैसे ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल हो गया, सपोज कर लिया कि पॉजिटिवली चार्ज है और ये इसका सेंटर हो गया और इसकी रेडियस। अब मुझे पता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला इसमें था कि Q/R ऑन द सेल, पोटेंशियल ऑन द सेल, ये फॉर्मूला था कि Q/R। इसका मतलब है हम इतने सारे पॉइंट्स हमने रख लिए ऑन द सेल, अब इन सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस सेंटर से सेम होगी, इसका मतलब हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। इसका मतलब कि सेल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे इन सब पे पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि सबकी डिस्टेंस सेंटर से सेम। तो ये जो सरफेस हो गया खुद एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। या इसके बाहर हम लोग एक बना लेते हैं जो कि स्मॉल r डिस्टेंस का बना लेंगे। अब ये देखिए कि ये जो बाहर मैंने बनाया है फ्री स्पेस में, इस पर भी बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग रखेंगे, सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस स्मॉल r सेंटर से सेम होगी, इसलिए कह सकते हैं कि ये जो सरफेस जो बाहर बना है ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो जरूरी नहीं कि एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस बने, ऐसे बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते जाएंगे। इसलिए मैंने लिखा है इक्विपोटेंशियल सरफेस मे बी द सरफेस ऑफ चार्ज बॉडी, या तो खुद चार्ज बॉडी का सरफेस हो सकता है या उसके सराउंडिंग में भी हम लोग बना सकते हैं। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। देयर आर 4 प्रॉपर्टीज, यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज हैं और बारी बारी से 1 बाय 1 हम इनको एक्सप्लेन करेंगे और डेरिवेट भी करेंगे। आप लोग चाहें तो इसे कॉपी पे नोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, नो वर्क इज डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज, नो वर्क इज डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब क्या हुआ, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मान लो ये फर्स्ट पॉइंट का प्रूफ बता दे रहे हैं कि ये कोई सपोज कर लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। अब ये बोल रहे हैं नो वर्क इज डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से बी पॉइंट तक सपोज करते हैं, मूव कराते हैं, तो बोलते हैं कि कोई वर्क डन नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा वर्क डन, हम लोग उसको देखते हैं। मुझे ए टू बी मूव कराना है, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, मूव चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, मूव चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कर दिया वी वी माइनस बी। अब मुझे पता है कि अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वी बी इक्वल टू वी होगा, सिंस वी नो दैट। अगर इसमें पुट करेंगे हम लोग क्यू नॉट, वी बी की प्लेस पे वी ए पुट कर देंगे, ये कट हो जाएगा, ये क्या हो गया 0 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे क्यू आ गया, तो वर्क डन क्या हुआ 0। इसलिए मैंने बोला नो वर्क इज डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इंपॉर्टेंट था, इसको चाहे नोट कर सकते हैं डायग्राम बना के। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, वेरी इंपॉर्टेंट।
ये कई बार पूछ लिया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस में। मुझे प्रूव करना है, जिसका प्रूफ देखिए कैसे प्रूव करेंगे। ये कोई भी मैंने स्फेरिकल सेल ले लिया, चार्ज बॉडी, और मैंने अभी बताया था कि ये खुद जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकता है, होगा कैपिटल आर का रेडियस। तो मुझे ये प्रूव करना है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी वो देखते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री होता है। ये मुझे प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, हमारे पास वर्क डन का एक और फॉर्मूला होता है। वर्क डन का हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन E डॉट डी आर या E डॉट डी आर भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, सपोज किसी पॉइंट्स के टू डी को मूव करा दें तो इसका ये फॉर्मूला बन जाता है। तो उसको मुझे करना है प्रूव। तो उसको देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। तो डब्ल्यू ए बी इक्वल टू ई डॉट डी आर। अब मुझे पता है, मैंने फर्स्ट पॉइंट में देखा कि वर्क डन है जीरो, कोई वर्क डन नहीं हो रहा। अच्छा एक काम करते हैं, इसको इंटीग्रेशन यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि डब्ल्यू ए बी इक्वल टू ई डॉट डी आर हम लोगों ने अप्लाई किया है, इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ऐसा। तो अभी मैंने देखा सिंपली नो दैट डब्ल्यू ए बी इक्वल टू जीरो, वर्क डन जीरो है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पॉइंट। सो जीरो इक्वल टू ई डॉट डी आर एंड वी नो दैट डॉट प्रोडक्ट इज ई डी आर कॉस थीटा। इसका मतलब है ई डी आर कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। इसमें तीन प्रोडक्ट हैं, तो इसका मतलब है कि तीनों बराबर से जीरो होंगे, लेकिन जीरो इसमें E इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड dr इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होगा। इसका मतलब जो तीसरा प्रोडक्ट है वो जीरो जरूर होगा। cos थीटा इक्वल टू जीरो, और ये जीरो किसकी वैल्यू होती है, cos 90 का वैल्यू होता है। तो थीटा कितना आया, 90 आया। और जब थीटा 90 आ गया तो प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और dr का मतलब मैंने अज्यूम किया था कि यहाँ पे सपोज यहाँ पे दो पॉइंट्स थे, a टू b हम लोग मूव करा रहे थे dr डिस्टेंस पे, तो हम देखते हैं कि सरफेस के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री प्रूव हो गया। तो ऐसे भी ये प्रूव हो सकता है, और उसके और भी कई तरीके हैं नॉर्मल प्रूव करने के। एक तरीका हम और बताते हैं, ऐसे भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। कई बार एक क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द चार्ज बॉडी या चार्ज सरफेस। तो यह बात बराबर इक्विपोटेंशियल सरफेस में पूछ लिया है। तो दोनों के लिए सिमिलर बताते हैं कि जैसे कि मुझे प्रूव करना है, हम इसमें एक चीज ये अज्यूम कर लेते हैं, ये नॉर्मल नहीं है। सपोज कर लेते हैं दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर टू द चार्ज सरफेस बट इट मेक्स सम एंगल विद द सरफेस। So we resolve this E in the two components. One is this E sin theta, and another is this E cos theta. And this E cos theta component is this component is along the surface, जो कि सरफेस के along है। जब इस सरफेस के along है, तो हम अगर इस सरफेस के along में अगर ये फील्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि वर्क डन क्या होना चाहिए। जब सब लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के along में किसी चार्ज को मूव कराएंगे तो we get the work done, but actually according to the point one no work is done. It means our assumption is wrong that electric field makes some angle with the surface. That it means correct is this, electric field is perpendicular to the charged body, or you can say electric field is perpendicular to the equipotential surface. तो उसको ऐसे भी प्रूव किया जाएगा। The third one is equipotential surfaces are closer together in the region of strong field. मतलब अगर strong field होगा तो वहां पे equipotential surface पास होगा। तो इसको समझते हैं, इसको कैसे प्रूव किया जा सकता है। नंबर थर्ड, इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है E इक्वल टू माइनस dB ओवर थीटा। नेगेटिव साइन केवल इंडिकेट करता है, बताया था। इसमें हम लोग एज्यूम कर लें, अगर लोग if we assume dB equal to constant and E inversely proportional to dr, and you can say dr inversely proportional to E। इसका मीनिंग हुआ कि अगर E स्ट्रॉन्ग हुआ, E की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है कि E स्ट्रॉन्ग फील्ड हुआ
तो dr लेस होगा, E ज्यादा होगा तो dr लेस होगा। इसका मतलब अगर E स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो सेपरेशन जो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में वो कम होगा। तो यही पॉइंट लिखा हुआ है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। फोर्थ वन, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से पढ़ा हुआ था, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज देयर आर टू डायरेक्शंस एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं आएगी जब इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं। तो एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास ये दो सरफेस हैं और वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लो एक सरफेस ये है, ठीक है, ये सपोज कर लेते हैं 10 वोल्ट का है, दूसरा सरफेस ये है और ये है 6 वोल्ट का, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा एक जरूर होगा। अब सोचिए इंटरसेक्शन पॉइंट में तो दो टाइप के पोटेंशियल्स तो हो रहे होंगे, 10 वोल्ट भी शो हो रहा होगा, 6 वोल्ट भी शो हो रहा होगा, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? एक पॉइंट पे एक ही पोटेंशियल हो सकता है, क्योंकि ये जो पॉइंट होगा वो इस सरफेस पर भी होगा, 6 वोल्ट की सरफेस पर भी होगा और ये 10 वोल्ट की भी सरफेस पर होगा। तो जो दो वैल्यू को शो कर रहा है दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैंने पढ़ा था एट एवरी पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल सेम। लेकिन यहाँ पे तो दो वैल्यू शो हो रही हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब इंटरसेक्ट नहीं हो सकता है। तो दीज आर द फोर प्रॉपर्टीज, दे आर मोस्ट इंपोर्टेंट एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ द नेक्स्ट लेक्चर, we draw equipotential surfaces for different charge system। हम लोग अलग अलग चार्ज सिस्टम के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करते हैं। इसके पहले मैंने आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस का डेफिनेशन और इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज बताई हैं, और प्रॉपर्टीज का और डेफिनेशन का इसमें यूज दिखाई देता है। तो नंबर 1 मुझे ड्रॉ करना है फॉर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज हम लोग पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं। आइसोलेटेड का मतलब हुआ कि ये अकेला रखा होगा, सिंगल रखा होगा, अगल बगल कोई दूसरा चार्ज नहीं होगा। और एक प्रॉपर्टी और याद रखनी है, क्या रखनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो उसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में भी ये तीनों आ चुके हैं, बारी बारी से 1 या 2 मार्क्स में आता है। सबसे पहले काम करते हैं, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम लोग चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना सकते हैं, एंड मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, रेडियली आउटवर्ड। These are the electric field lines। या तो लिख दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या ई वेक्टर, इस फिगर बना देंगे। यहाँ भी हो सकता है डिस्टेंस। हम केवल 3 स्क्वायर बनाते हैं, 1 2 3, V1 V2 V3। These are the इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। डॉटेड लाइन से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बने हुए हैं। अब कैसे बने हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स विद पॉइंट चार्ज एज सेंटर। जो सेंटर हुआ इन सब स्फीयर्स का ये बन गया। कई इंपॉर्टेंट इसमें देखते हैं, सेपरेशन में बढ़ रहा है, पहले सेपरेशन कम है, थोड़ा और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया। क्यों हो गया? क्योंकि मैंने अभी बताया था dr इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि पॉइंट चार्ज हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? डिक्रीज जाएगा। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज आएगा तो सेपरेशन बढ़ता जाएगा, इसीलिए सेपरेशन लगातार उसे बनाएंगे तो सेपरेशन बढ़ेगी। नेक्स्ट, the equipotent surfaces are concentric spheres with point charge as center। एंड ये भी बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल होगा V1 ज्यादा होगा, V2 थोड़ा और कम हो जाएगा, V3 और कम हो जाएगा, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल ग्रेजुअली डिक्रीजेस। नेक्स्ट पॉइंट एक और भी है, V1 माइनस V2 इक्वल टू V2 माइनस V3। इसका मीनिंग हुआ कि जो डिफरेंस होगा इसके बीच में और इसके बीच में वो सेम होगा। तो ये फर्स्ट डायग्राम है, आप लोग उसको कॉपी पे जरूर बना के पढ़ें। नेक्स्ट इज फॉर डाइपोल एंड वी नो देयर इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। तो हम उसको डाइपोल को बना देते हैं।
ये बन गया डायग्राम। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर प्लस टू माइनस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लेंगे तो बनाना आसान हो जाएगा। एनसीईआरटी में देखेंगे तो केवल इक्विपोटेंशियल सरफेस बने हुए हैं। एरो का ध्यान रखना है। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए अवे होता है, नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स होता है। और सिस्टम अगर दो एक साथ रखे हो प्लस टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको नजर आ रहा है। अभी मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं बनाया, अब बनाते हैं। वैसे मैंने एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज के लिए देखा था तो वो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बनेंगे तो यहाँ भी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स अराउंड। लेकिन जब ये दोनों एक साथ रखे हैं, एक दूसरे के जो स्फीयर की जो शेप होगी वो थोड़ा सा चेंज करेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस की थोड़ी जो शेप होगी वो बदलेगी। तो शेप किस टाइप लेगी ये हम लोग उसको देखते हैं। इस तरीके से बन गया दी जाता इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। डॉटेड लाइन शो हो रहा है। इसको देखने में ऐसा लग रहा है कि इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में देखेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास है। तो हम लोग ये जान सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टुगेदर बिटवीन पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस के बीच में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास होंगे। नेक्स्ट फॉर इक्विवेलेंट लाइक चार्जेस, हम लोग लाइक चार्ज अज्यूम कर लेते हैं। दोनों प्लस माइनस भी ले सकते हैं। सबसे पहले इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना लेते हैं। दे अप्लाई द इलेक्ट्रोड प्रेशर। आउटवर्ड डायरेक्शन होनी चाहिए दोनों के लिए। और बीच में मुझे पता है कि न्यूट्रल पॉइंट भी होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अब मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करने हैं। इसके लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। आइसोलेटेड के लिए बनता तो स्फेरिकल सहज है, लेकिन जब दो के लिए बनाएंगे तो कुछ ना कुछ उनकी शेप है। तो इनकी शेप हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि अब इन दोनों के जो स्फीयर्स बने हैं या इन दोनों की जो इक्विपोटेंशियल डॉटेड लाइन से बने हैं अभी मिलना स्टार्ट हो रहे हैं। अब कुछ इस प्रकार से तो ये जो पैटर्न बना हुआ है इस पैटर्न को देख सकते हैं कि कैसे बने हुए हैं। देख रहे हैं कि दोनों लाइक पॉइंट चार्ज के बीच में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का सेपरेशन बढ़ रहा है। तो इसमें लिख सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर far apart between point charges। तीनों ही किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। नाउ टू और तीन अभी बता दिए हैं। पांचवा और छठवां ये दोनों कम से कम दोनों तीन बार बोर्ड एग्जाम में आया है। नाम बदल के आया है। पहला है फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और मतलब 5th नंबर और 6th नंबर है फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब मैंने बताया था जिसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स हो और डायरेक्शन भी फिक्स हो। तो मैंने मान लिया है, एज्यूम कर लेते हैं कि डायरेक्शन जेड एक्सिस के अलाउंड में है इलेक्ट्रिक फील्ड का। नॉन यूनिफॉर्म में देखेंगे कि मैग्नीट्यूड तो फिक्स होगा नहीं, या तो इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा। मैंने एज्यूम कर लिया कि जेड डायरेक्शन में डायरेक्शन इसकी जेड एक्सिस है इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो धीमे धीमे इंक्रीज हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। ये मैंने अज्यूम किया है। तो इन दोनों के डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले 3D एक्स वाई जेड एक्सिस हम लोग बनाते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जेड एक्सिस के लॉन्ग होगी। तो सबसे पहले बनाना स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले इसका शेप देखिए, इसका जो शेप है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का वो पैरेलल प्लेन्स। तो पहली बात जो शेप है वो क्या है, पैरेलल प्लेन्स या पैरेलल शीट्स। दूसरा देखेंगे, अभी बताया था कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जेड एक्सिस है, पोटेंशियल बढ़ रहा है तो V1 ज्यादा होगा, पोटेंशियल डिक्रीजेस तो V1 ज्यादा होगा, V2 और कम, V3 और कम। नेक्स्ट देखेंगे कि जो सेपरेशन मैंने D1 D2 बनाया है वो सेम होगा, D1 इक्वल टू D2, क्योंकि ये फील्ड जो है वो हमारा यूनिफॉर्म फील्ड है, और मैंने बताया था अभी dr इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो dr भी कांस्टेंट होगा, dr इज द सेपरेशन बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इसलिए d1 इक्वल टू d2 होगा। नेक्स्ट जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल v1 माइनस v2 इक्वल टू v2 माइनस v3। तो हम लोग ऐसा डायग्राम बनाएंगे फॉर द यूनिफॉर्म फील्ड, if the field is along the z axis and magnitude constant, then equipotensial surfaces are parallel planes, its potential gradually decreases and they are equally spaced। अच्छा, एक तरीका और भी इसके बनाने का जो एनसीईआरटी में बनाया है, उन्होंने क्या किया, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाया है पैरेलल, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम तो ये भी होता है, लेकिन इसमें ये लैंग्वेज नहीं लिखी होगी कि वो जेड एक्सिस दे रहा होगा, जब जेड एक्सिस वाला आएगा ये बनाना है, लेकिन यूनिफॉर्म वाला आया तो ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो। तो इसमें तो कैसे बनाएंगे, इस तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ कर देंगे पैरेलल प्लेन्स, और लिख देंगे v1 v2 v3, और इनके बीच में स्पेसिंग हो जाएगी d1 एंड d2। बाकी लैंग्वेज ये सेम है जो लिखना है। ये मैंने तीन इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दिए। अब बनाना है हमको नेक्स्ट फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। सबसे पहले 3D बनाते हैं, x y z एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस। तो इसके लिए भी बनेगा, और z एक्सिस की डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पैरेलल प्लेन्स तो उसमें बनाना है। v1 v2, तो सबसे पहला पॉइंट तो सेम है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर पैरेलल प्लेन्स, पैरेलल प्लेन्स होंगे। नेक्स्ट है इनके बीच में सेपरेशन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं d1 d2। अब E तो कांस्टेंट है, dr इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो इनके बीच में सेपरेशन डिक्रीज होगा, इसलिए बोल सकते हैं कि ये सेपरेशन ज्यादा होगा फिर ये सेपरेशन कम हो जाएगा। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ेंगे सेपरेशन कम होता जाएगा, तो v2 लेस देन v1, और जो v1 ग्रेटर देन v2 ग्रेटर देन v3 ये तो रहेगा ही, और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो भी सेम रहेगा। ये बन गया है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए, ये यूनिफॉर्म फील्ड के लिए। तो अंतर कितना है, पैरेलल प्लेन्स दोनों में है, ये वाला भी पॉइंट सेम है, ये वाला भी पॉइंट सेम है, अंतर केवल इतना है कि यूनिफॉर्म फील्ड के लिए स्पेसिंग, जो स्पेसिंग है वो सेम रहेगी, और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए स्पेसिंग ग्रेजुअली इंक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Thank you. Hello, tidak tahu tidak lagi.